Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, आज बात करेंगे सर जी, वो सर नहीं जो आप अक्सर सुनते हैं। सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू एक्सरसाइज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बिहार में करने जा रहा है और जिसको लेकर के बिहार की सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल, खासतौर से महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, वो सरकार पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरी एक्सरसाइज के जरिए जो है वो भारी संख्याओं में वोटर्स को जो है पूरे जो इलेक्टोरल रोल से बाहर करने की एक साजिश जो है तमाम महागठबंधन के जो घटक दल हैं इसे बता रहे हैं। दरअसल ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो ये इंश्योर करने के लिए करता है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो फेयर हैं, जो वोटर्स हैं उनकी कहीं जो है वो डुप्लीकेट वोटर्स जो है वो नहीं है, या किसी और तरह का कोई फ्लॉ या किसी और तरह की कोई त्रुटि जो है वो इलेक्टोरल रोल्स में ना हो। इसको लेकर के ये पूरी जो एक्सरसाइज है ये की जाती है। बिहार में ये एक्सरसाइज साल 2003 में हुई थी। 2005 में विधानसभा का चुनाव था, लेकिन उस समय कोई हाय तौबा नहीं हुई। अब इस साल जब 2025 में इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान किया तो इस पर हाय तौबा मची हुई है। अब इसके दो मेन कारण जो विपक्षी दल उठा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण है समय का कम होना। विपक्षी दल मानते हैं कि महज 25 दिनों का समय जो है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है इस पूरी एक्सरसाइज को करने के लिए, जो कि बहुत जटिल है, और ये 25 दिनों का समय जो है ये बेहद कम समय है और इसको जो है इतनी जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो विपक्षी दल उठा रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स की मांग इसमें की जा रही है वो जुटाने में जो है 25 दिन का समय बेहद कम है, और इसकी वजह से कई सारे जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो गरीब हैं, SC ST समाज से आते हैं या अल्पसंख्यक हैं, ऐसा विपक्ष का मानना है कि वो इसकी वजह से पूरे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो दस्तावेज ही नहीं होंगे जिनको वो दिखा करके इलेक्टोरल रोल्स में या जिनको जो वोटर कार्ड है उनका वो बन पाए। और इन जो 11 डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आधार जो है वो इलेक्शन, अगर आप इन 11 डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें आधार इंक्लूडेड नहीं है, उसमें राशन कार्ड इंक्लूडेड नहीं है। तो विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि ये 2 डॉक्यूमेंट्स भी इंक्लूड किए जाने चाहिए, क्योंकि जिन डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है वो 11 डॉक्यूमेंट्स जो हैं किसी भी आम व्यक्ति के लिए जुटाना अगर उनके पास नहीं है तो बड़ी ही जो है वो मुश्किल उनके लिए हो सकती है। अब जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो है कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो है, आइडेंटिटी कार्ड है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो रेगुलर एम्प्लॉय को इशू किया जाता है, या पेंशनर ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU। इसके अलावा किसी भी तरह का आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इशूड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSUs प्रायर टू 1 जुलाई 1987 से पहले ये अगर इस तरह का कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो है इशू किया गया है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो भी मान्य होगा। तीसरा जो है बर्थ सर्टिफिकेट अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। चौथा जो इसमें आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर कोई व्यक्ति लगा सकता है वो है पासपोर्ट। 5वें नंबर पर आपका मैट्रिकुलेशन का या एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो किसी रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी ने दिया हो। इसके अलावा छठा जो आइडेंटिटी प्रूफ कोई व्यक्ति दे सकता है वो है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, स्टेट अथॉरिटी द्वारा दिया गया हो। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट 7वां प्रूफ है, और इसके अलावा 8वां प्रूफ है OBC, SC, ST या कोई और कास्ट सर्टिफिकेट जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया हो। इसके अलावा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अगर किसी स्टेट में है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसमें अगर आपका नाम है तो उसको भी प्रूफ के तौर पर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा फैमिली रजिस्टर्ड प्रिपेयर्ड बाय स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़, यानी किसी स्टेट या लोकल अथॉरिटीज़ ने अगर फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर किया गया है उसमें। और इसके अलावा 11वां जो प्रूफ दे सकता है कोई व्यक्ति अपनी पहचान के तौर पर वो है कोई घर के अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया हो। डॉक्यूमेंट्स के साथ ये 11 डॉक्यूमेंट्स तो देने ही हैं, लेकिन एक जो क्लॉज इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर दिया है कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987
के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं इनके साथ साथ आपको अपने माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज भी देना होगा। इसके अलावा अगर आपका किसी का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो उनको इन 11 जो मेंशन्ड आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं उसके साथ साथ अपने मदर और फादर दोनों का ही जो है दोनों के ही दस्तावेज देने होंगे। यानी उस सिचुएशन में अगर किसी का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को ये जो 11 कैटेगरीज हैं उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट और इसके अलावा इन्हीं कैटेगरीज में उनके पेरेंट्स के, उनके माता और पिता के जो हैं डॉक्यूमेंट्स भी उनको लगाने होंगे, तब उनका वोटर आईडी कार्ड जो है तब वो वोटर बन पाएंगे। तो यानी यहाँ पर आपको अगर 2004 के बाद किसी का जन्म हुआ है तो 3 डॉक्यूमेंट्स उनको जो है देने होंगे, एक अपना डॉक्यूमेंट्स इन 11 कैटेगरीज में से और 2 डॉक्यूमेंट्स उनके मदर और फादर के। और अगर आपका जन्म किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 के और 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, यानी 87 से 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट और इसके अलावा अपने माता पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो यानी अब जो विपक्षी पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि कहाँ से कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या किसी के पास जानकारी नहीं है या क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कोई बहुत सुलभता से कई बार लोगों को नहीं मिलता है, जानकारी का अभाव होता है या सर्टिफिकेट नहीं होते हैं लोगों के पास, और बाकी जो 11 कैटेगरीज हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास नहीं है तो उसको जुटाना भी किसी भी व्यक्ति के लिए, ऐसा विपक्ष का आरोप है, इतने कम समय में नहीं हो पाएगा। अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आर्टिकल 326 जो है भारतीय संविधान का और इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 16 जो है वो भी कहता है कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो करनी होती है। ये जो दोनों सेक्शंस हैं, इससे 18 साल की उम्र में जब भारतीय कोई नागरिक जो है वोटर बनता है तो वो क्या आधार हैं, क्या उसकी पूरी प्रक्रिया है, वो इन सेक्शंस में है। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आर्टिकल 326 के तहत ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड एक तरीके से एक्सरसाइज है और इसमें जितने भी डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स है या जो फर्जी वोटर्स हैं या जो माइग्रेंट्स हैं जो चले गए हैं बिहार छोड़कर लेकिन उनका नाम वहाँ पर वोटर लिस्ट में है, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो छट जाएंगे और जो असली वोटर है बिहार का वो निकल करके इस पूरी प्रक्रिया के बाद आएगा। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये एक फेयर प्रोसेस है, इसमें जो तमाम त्रुटियां हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन पर काफ़ी आरोप विपक्ष के तमाम दलों द्वारा लगाए गए कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो फेयर नहीं है, वो गवर्नमेंट की एक तरीके से बात को जो है वो ज़्यादा ज़ोर शोर से रखता है या उसकी जो है एक तरीके से तमाम तरह के आरोप लगते हैं, बीजेपी से साठ-गांठ और इस तरह के तमाम तरह के आरोप जो है विपक्षी दल इलेक्शन कमीशन पर लगाते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए ये प्रक्रिया जो है ये बेहद ज़रूरी है और वो आर्टिकल की संविधान के आर्टिकल 326 की बात करें जिसके तहत इस तरह की प्रक्रिया करना, इस तरह की प्रक्रिया के तहत जेन्युइन वोटर्स को आइडेंटिफाई करके उनको वोटिंग राइट्स देना या उनके वोटर आईडी कार्ड्स बनाना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब इस पर अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल कम समय की बात कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं वो कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स जुटाना बड़ा मुश्किल है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा जो हैं वो बूथ लेवल जो है ऑफिसर्स होंगे, 1,75,000 के करीब बूथ लेवल ऑफिसर्स होंगे, बूथ लेवल एजेंट्स होंगे और पर्याप्त जो है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक संसाधन जो हैं वो ग्राउंड पर होंगे ताकि ये प्रक्रिया जो है कम समय में पूरी की जा सके। इलेक्शन कमीशन का एक और तर्क है कि जब 2003 में ये प्रक्रिया की गई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैन्युअली की गई थी, लेकिन 2025 में जब ये पूरी एक्सरसाइज की जाएगी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन होंगी। BLOs डोर टू डोर एक्सरसाइज करके जो भी डेटा लाएंगे उनको वो ऑनलाइन अपडेट करना होगा। तो इसकी वजह से जिस प्रक्रिया में 2003 में काफ़ी लंबा समय लगा, इस वजह से 2025 में इस प्रक्रिया में जो है
समय कम लगेगा। ये एक आर्ग्यूमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है कि क्यों इतने कम समय में ऐलान किया गया कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो कर ली जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन जो है डोर टू डोर जो है BLOs जाएंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। इसको लेकर के अगर हम TMC की बात करें तो TMC कह रही है कि ये एक NRC बनाने का, एक बैकडोर से NRC बनाने का एक षड्यंत्र जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जब डोर टू डोर ये इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स जाएंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इससे एक भय जो है वो भी वोटर के मन में जो है वो होगा। जब विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले अगर इस तरह की डोर टू डोर एक्टिविटी की जाएगी तो ये तर्क जो हैं वो दिए जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, और ख़ासतौर से मैं TMC की बात करूं या इंडिया गठबंधन के कुछ और घटक दलों की बात करूं, उनका कहना है कि इस बहाने से जो है वो सरकार अल्पसंख्यक जो वोटर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहाना बना करके अल्पसंख्यक वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से बाहर करने की एक ये साजिश है। इस तरह का इशारा भी जो है तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि जो अल्पसंख्यक वोटर हैं या जो वंचित या जो पिछड़ा वर्ग है या जो वो अनुसूचित या जनजाति या स्केड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, वहाँ पर कई बार अवेयरनेस की कमी होती है, उसके चलते उनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स ना हो, ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उनको लगता है कि इसकी वजह से करोड़ों की संख्या में जो बिहार के वोटर हैं वो वोटर लिस्ट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होंगे और इतने कम समय में डॉक्यूमेंट्स जुटाना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो बहरहाल एक ये सियासी बवाल का विषय अगर हम देखें तो बिहार की राजनीति में बना हुआ है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन है जो बार बार कह रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 326 का पालन करके ये पूरी एक्सरसाइज करा रहा है, तो वहीं ऑपोजिशन के तमाम पार्टीज़ हैं और ख़ासतौर से बिहार में जो महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस पार्टी है, राजद है और विपक्ष के तमाम और लेफ्ट पार्टीज़ उस महागठबंधन का हिस्सा हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र है जिससे कि एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ जो वोटर्स है उसको पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करके पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया को जो है वो इम्पैक्ट किया जा सके। TMC कह रही है कि क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास अच्छे रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं उनके सर्वे में कि वो बंगाल में जब अगले साल का विधानसभा का चुनाव होगा, इसलिए ये एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है ताकि वोटर्स को जो है वो एक तरीके से काट छांट उनमें की जा सके और उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया जा सके। इस तरह का आरोप जो है वो TMC लगा रही है। बहरहाल तमाम विपक्षी दल जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और BJP अपनी दलील दे रहे हैं और इसको तर्क संगत बता रहे हैं। इसी बीच महागठबंधन के कुछ नेताओं ने इस तरफ भी इशारा किया कि अगर ये एक्सरसाइज को लेकर इलेक्शन कमीशन उनकी बात नहीं मानता है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। बहरहाल ऐसा वो करेंगे या नहीं करेंगे ये ज़रूर देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल इस मसले पर सियासत जो है वो पूरी तरह से गरमाई हुई है और 25 जून से 26 जुलाई 2025 का समय जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए दिया है और 30 सितंबर तक जो है वो इलेक्शन जो पूरी जो सूची है वो पब्लिश कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो 25 जून से प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, 26 जुलाई तक ये पूरी प्रक्रिया होगी। एक ड्राफ्ट सूची जो है वो पहले आएगी और उसके बाद अगर आपत्ति है या किसी तरह की कोई त्रुटि किसी को लगती है तो उसके लिए भी एक निश्चित समय सीमा होगी जिसमें लोग जाकर के अपनी इश्यूज़ को रिड्रेसल में जाकर के रिजॉल्व कर सकते हैं और फिर उसके बाद 30 सितंबर को जो है फाइनल रोल जो है वो पब्लिश किया जाएगा। अक्टूबर या नवंबर के महीने में विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन विधानसभा के चुनाव से पहले ये SIR का जो मुद्दा है ये बिहार की पूरी सियासत को इसी तरह से गरमाए रखेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस मुद्दे पर काफ़ी एग्रेसिव हैं और इस मुद्दे को लेकर के रोज़ अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ हो रहा है। बहरहाल देखना होगा, वक्त ही बताएगा कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट बिहार के चुनाव में पड़ता है, क्या जो महागठबंधन के नेता हैं वो इस विषय को लेकर के कोर्ट में जाते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो विपक्षी दलों ने अपने मेमोरेंडम्स दिए हैं उसका क्या किसी तरह से कोई असर वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सब बातें जो है ये भविष्य के गर्भ में हैं। बहरहाल बिहार की सियासत
सियासत में ये अहम मसला है और विधानसभा के चुनाव तक बना रहेगा।